चलिए, तो बच्चे लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था कि अगर इसकी पोजीशन बताना हो आपको तो m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको इसकी x डायरेक्शन की पोजीशन बताना हो तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम वही सब फॉर्मूला हर बार यूज हो रहा है, m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी पोजीशन y के रिस्पेक्ट में बताना है तब भी यही। अगर आपको इसकी वेलोसिटी बताना है x डायरेक्शन में तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m1 वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस m2 वेलोसिटी इन x डायरेक्शन अपॉन m1 प्लस m2। इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन बताना है तो सेम यही फॉर्मूला। अगर इसका असलरेशन आप लोगों को बताना है x डायरेक्शन में तो क्या फॉर्मूला, m1 ax1 प्लस m2 x डायरेक्शन का असलरेशन प्लस m1 प्लस m2 y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, सेम फॉर्मूला। तो कोई फॉर्मूले में चेंज ही नहीं, चाहे कुछ भी निकालना हो आपको सेम यही फॉर्मूले का यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 1 kg का एक मास है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और 1 kg का एक मास है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से। तो इसकी डायरेक्शन अभी 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है? जो मोशन है इसका 1 डायमेंशनल है, तो क्या x क्या y, सीधा v लिख देते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये भी एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। अगर ये भी 5 और ये भी 5 होता ना तो सेंटर ऑफ मास भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता। लेकिन क्या है, ये मास बहुत स्पीड से आगे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, दोनों के बीचों बीच रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये भी अलग स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 अपॉन m1 प्लस m2। कितना आ जाएगा ये, 7 और 5 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ये जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड, और ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये क्या आ गया आंसर, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा है। कितना समझ में आया? तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पे मान लो ये एक मास है 1 kg का, ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे एक 2 kg का मास है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इसका जो असलरेशन है वो है g/3, और इसका जो ऊपर जाने वाला असलरेशन है वो है g/3। तो यहां पे बताओ कि ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा दोनों के बीच में कहीं पे भी होगा, उसका असलरेशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? बस यहाँ पे एक ही डायमेंशन में ना असलरेशन, तो वहां पे एक्स और वाई कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा लिख देंगे असलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाते हैं। इसको हम लोगों ने मान लिया ये मास नंबर 1 है और ये मास नंबर 2 है। चलो बताते जाओ क्या हो जाएगा, m1 1 इंटू असलरेशन ये भी g/3 और ये भी g/3, कोई फर्क नहीं है दोनों में। हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस g/3। आप लोग चाहो तो इसको पॉजिटिव g/3, इसको माइनस g/3, या इसको पॉजिटिव g/3 इसको माइनस g/3 लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर आपका आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो जो आपने पॉजिटिव लिया था ना उसकी डायरेक्शन में उसका असलरेशन होगा। तो यहाँ पे नेट असलरेशन कितना हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 2, जी की वैल्यू सबको पता है 10 रखना है यहाँ पे, तो वैल्यूज पुट करके हमारा इस पॉइंट का मतलब इनका जो सेंटर ऑफ मास है ना उसका असलरेशन आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? पक्का? तो ये सेंटर ऑफ मास का असलरेशन वेलोसिटी निकालने का तरीका है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओ कि मान लो ये 1 kg है, ये हॉरिजॉन्टल से इस डायरेक्शन में 37 डिग्री पे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 1 kg का एक और मास है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसने यहां से 37 डिग्री बनाया है और ये जा रहा है किससे, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और साथ ही साथ ये बताना है कि किस एंगल पे मूव कर रहा है। तो हम लोगों को देखो यहाँ पे
वेलोसिटी किसी एक डायमेंशन में हो रही है कि एक से ज्यादा डायमेंशन में हो रही है? एक से ज्यादा। तो जो सेंटर ऑफ मोशन है ना, वो भी सीधा सीधा आगे की तरफ या सीधा सीधा ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, वो भी ना कहीं ऐसे इंक्लाइंड जा रहा है। तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं उसके। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वी एक्स और वी वाई निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, हो सकता है अभी ना ये यहाँ पे कहीं हो। भाई ये भी इधर इधर इधर, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि ये देखो ये भी क्या है, सीधे सीधे मूव नहीं कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो देखो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी एक्स वन, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी वाई वन। ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन है। इसको हमने मास नंबर 1 कंसीडर कर लिया है, इसलिए ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ 1 इन वाई डायरेक्शन। चलो इसमें बताओ ये कौन सी वेलोसिटी है, वी एक्स टू। अच्छा ये कोई वेलोसिटी है, नीचे नहीं जा रहा है ना, ये तो ऊपर जा रहा है, तो ये वी वाई इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा क्या, वी वाई टू। अब आपको वी एक्स वन वी एक्स टू दोनों पता है, एम वन एम टू दोनों पता है, वी वाई वन वी वाई टू दोनों पता है, एम वन एम टू दोनों पता है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है हमारा, इसका भी आप लोग क्या निकाल सकते हो, वी एक्स और वी वाई। वी एक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एम वन वी एक्स वन प्लस एम टू वी एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। फटाफट निकालो फटाफट। और इसका y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो होगा एम वन वी वाई वन प्लस एम टू वी वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ वी एक्स वन कॉस थीटा नहीं, वी कॉस थीटा, ये टेन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन कॉस 37, क्योंकि देखो ये v है, तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स वी कॉस थीटा, एंगल यहीं से बना है, और यहां से एंगल नहीं बना है, तो ये कितना हो जाएगा, v साइन 37। वैसे देखो यहाँ पे ये कॉस कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, v, यानी कि v की जगह पे मैं लिख लेता हूं 20 कॉस 37, और ये कितना हो जाएगा, 20 साइन 37। अब साइन 37 और कॉस 37 कितना होता है, ये हमको पता करना है। अगर ये एंगल 37 है तो सामने वाली साइड 3, नीचे वाली 4, ये वाली 5। तो यहां से साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, और कॉस 37 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। सबकी वैल्यू आपको पता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, देखो 1 इंटू वी एक्स वन कितना हो जाएगा, 10 cos 37, 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो 5 से 10 टू टाइम्स कट जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, cos 37 की जगह 4/5, तो नीचे वाले 5 से 10 टू टाइम्स कटेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8 प्लस m2 कितना दे रखा है, ये भी 1 इंटू vx2, vx2 यानी किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू कॉस 37 यानी 4/5, ये 4 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 16, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 अपॉन m1 प्लस m2, कितना आ जाएगा ये, 16 और 8 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्स डायरेक्शन में ना 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और वाई डायरेक्शन में निकालो फटाफट, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, वी वाई वन कितना हो जाएगा, वी साइन 37, वी वाई टू कितना होगा, 20 साइन 37। वैल्यूज लेकिन ध्यान से पुट करना है, ऊपर वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बस इसी में गलती होती है, बाकी तो सब सही बन जाता है ये, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, निकालो, हाथ चलते रहने चाहिए। ये हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा साइन 37, यानी कि इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 5 से 2 टाइम्स, तो ये -6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस m2, ये कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो 12 में से 6 गए, 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड।
इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ना डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती ना यहाँ पे, तो हम समझ जाते हैं कि जो वी वाई है ना वो नीचे की तरफ है। तो देखो ये आ गया हमारा कितना, 12 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, उसका भी रिजल्टेंट। आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो देखो इधर जा रहा है 12 की स्पीड से और ऊपर जा रहा है 3 की स्पीड से। तो देखो मैं इसका मोशन आपको दिखा रहा हूं, ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा ना, देखो ऊपर भी चढ़ रहा है और आगे भी जा रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहां से पता चलेगा, यहां से, जो इनका रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा था। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालने हमको ट्राइंगल चाहिए, इस साइड को उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये बन गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद नहीं आ रहा है क्या? देखो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, रिजल्टेंट निकालने के लिए ये देखो, ये रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, रिजल्टेंट ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही होगा। बीच में ही होगा तो क्या करो, ये वाली साइड को उठा के यहां पे रख दो, ये मैंने रख दिया। अब देखो नीचे वाली साइड है 12, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में 12 आया था और वाई डायरेक्शन में कितना आया था, 3। तो देखो ये एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस जो है वो 12 है, परपेंडिकुलर 3 है। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में कहीं पे, इस डायरेक्शन में कहीं पे ये मूव कर रहा है। ये निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 153, अंडर रूट 153, यानी कि वो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मैंने लिख दिया, मान लो 12 पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये 6 आ गया, तो 12.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा। पर क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि बताओ ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया था, नीचे 12 और ऊपर 3, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप बता सकते हो यहां से एंगल कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/12, 10 इनवर्स। भाई ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ए बी कॉस थीटा, वो जब एडिशन करते हैं तब निकालते हैं, दो वेक्टर का एडिशन जो होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो ये क्लियर है, समझ में नहीं आया क्या ये, पक्का आ गया ना, किसी को कोई समस्या? तो हम लोगों को देखो इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी निकालना था। तो जो ओरिजिनल पार्टिकल थे पहले हमने उनकी एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली। एक्स और वाई डायरेक्शन में ओरिजिनल पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के बाद अब हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला बड़ा इजी है, सबके लिए सेम होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। अगला एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पिछली क्लासेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो ये एक क्वेश्चन है कि ये ऊपर सीलिंग से मैंने एक रस्सी बांधी है और यहाँ पे ये एक पुली लटकी हुई है। इस पुली से होता हुआ यहाँ पे देखो एक ये रस्सी है, ये एक रस्सी है, और यहाँ पे ये एक मास है, ये 2 kg का है, और ये एक मास है, ये 1 kg का है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसे हाथ रखा हूं, बताओ इसको अगर मैं छोड़ दिया तो कौन सा मास ऊपर जाएगा, कौन सा मास नीचे, की दोनों ऊपर दोनों नीचे? हाँ ऑब्वियसली, अगर आपने इसको फ्री छोड़ दिया ना तो ये अपने आप ऊपर जाने लगेगा और ये अपने आप नीचे की तरफ आने लगेगा, इतना हमको पता है। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे हाथ रखा हुआ था। अब मैं जैसे ही हाथ को मूव करूंगा, अच्छा एक बात बताओ, ये एक मास है, इसका सेंटर तो यहाँ पे होगा, इस वाले मास का सेंटर यहाँ पे होगा, लेकिन ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा ना, वो ना 2 kg के ज्यादा पास होगा, जहां पे ज्यादा मास होता है उसके ज्यादा पास होता है। अगर ये भी 1 kg होता ना तो बिल्कुल बीचों बीच होता। अब जब ये नीचे मूव करेंगे, ये ऊपर मूव करेंगे, तो ये सेंटर ऑफ मास भी तो कहीं डिस्टर्ब होगा। बस उसी का हम लोगों को यहाँ पे असलरेशन निकालना है इस क्वेश्चन में। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। तो यहाँ पे उस सेंटर ऑफ मास का
हमको असलरेशन निकालना है। तो इसका अगर आपको असलरेशन निकालना है तो सेंटर ऑफ मास के असलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। इस बार एक्स वाई हमने कुछ नहीं किया क्योंकि बस एक ही डायरेक्शन में तो है यार, वाई डायरेक्शन में, तो हमने एक्स वाई कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ब्लॉक नंबर 1 है और ये हमारा ब्लॉक नंबर 2 है, पहले तो इन्हीं का असलरेशन निकालना पड़ेगा। इनका असलरेशन निकाले बिना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो इनका असलरेशन हम कैसे निकालें? हमें ना एक फॉर्मूला पता है, न्यूटन बाबा ने दिया था कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू असलरेशन। तो हम इसके लिए नेट फोर्स निकाल लेंगे और इसके लिए भी नेट फोर्स निकाल लेंगे, दोनों का मास पता है तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बल्ले बल्ले। तो देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। पहला फोर्स कौन सा होगा, गैस करो। mg नीचे की तरफ, तो ये mg नीचे की तरफ लग रहा है। m की वैल्यू 1 है तो मैं सीधा इसको g लिख दूं। देखो m की वैल्यू ना 1 है तो मैं इसको ना सीधा क्या लिख देता हूं, g, 1 इंटू जी यानी कि g। दूसरा इसके ऊपर फोर्स कुछ लग रहा होगा, टेंशन। ये ऊपर जा रहा है, आप लोगों ने बोला ना ऊपर कैसे जा रहा होगा ये, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इस mg की वैल्यू ज्यादा है कि इस टेंशन की वैल्यू ज्यादा है? क्यों टेंशन की वैल्यू ज्यादा है? ऊपर जा रहा है यार, ऑब्वियसली टी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, टी माइनस एम जी। नेट फोर्स आपको बताना है तो क्या बोलेंगे आप, टी माइनस एम जी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो भैया इसका नेट फोर्स आ गया हमारे पास एफ नेट ऑफ 1, कितना आया ये, टी माइनस एम जी, या इसको मैं लिख देता हूं टी माइनस जी, क्योंकि एम की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका नेट फोर्स आ गया। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहां पे मैंने लिख दिया क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 1, तो 1 इंटू ए, यहां पे भी 1 लिख ही देता हूं, नहीं तो बोलेंगे कहां गया ये। तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस जी इज इक्वल्स टू ए। टी माइनस जी इज इक्वल्स टू ए। यहां पे मैंने A1 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने A1 क्यों नहीं लिखा? यहाँ तो भाई जब मैंने इसका मास निकाला, यहाँ पे मास रखा तो M1 रखा ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 क्यों नहीं लिखा? एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम होगा क्योंकि एक ही सिस्टम है। आप इनको देखो, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही तो ये ऊपर आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है ये पाताल लोक में चले जाए और ये बस थोड़ा सा ऊपर आए? दोनों सेम स्पीड से सेम एक्सेलरेशन से ही मूव करेंगे। मैंने बताया था कि जब भी रोप या जो भी बीच में लगा हुआ है अगर वो इलास्टिक नहीं है तो क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी और एक्सेलरेशन भी हमेशा सेम रहेगा। हाँ ये बात अलग है, ये ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर, इसका एक्सेलरेशन नीचे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। तो भैया हमने इसके लिए एक इक्वेशन निकाल ली। चलो अब इसके लिए कोई बच्चा इक्वेशन बताएगा। पहले तो इसके ऊपर क्या लगेगा, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आगे। इसके ऊपर नेट फोर्स बताओ, क्विक क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद डायग्राम बनाओ। पहले वाले के लिए आप लोगों ने एक इक्वेशन लिख ली है, इस इक्वेशन को मैं डब्बे में पैक कर देता हूं। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले के लिए इक्वेशन लिखना है। तो दूसरे वाले में भी देखो, टेंशन हमेशा एक रोप में एक ही टेंशन होता है, तो इसमें भी टेंशन कितना होगा, टी, और mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसको मैं 2g लिख देता हूं क्योंकि मास कितना है 2 किलोग्राम। यहां पे नेट फोर्स कितना है अक्षत, यहां पे नेट फोर्स कितना आ रहा है इसके ऊपर, 2g माइनस टी, क्यों t माइनस 2g क्यों नहीं, बॉडी नीचे जा रही है ऑब्वियसली, तो ये फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2g माइनस टी। तो 2g माइनस टी ये नेट फोर्स है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 2 kg और एक्सेलरेशन कितना है इसका a। तो ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ रखते हैं
पहले मैंने लिखा t माइनस जी इज इक्वल्स टू ए और 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a। ये दोनों इक्वेशन में से देखो हम t को उड़ा सकते हैं, दोनों इक्वेशन को बस ऐड करने की देर है। ऊपर वाली इक्वेशन में t पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा। 2g माइनस जी, यहां पे क्या बच जाएगा, g इज इक्वल्स टू, दोनों साइड ऐड किया है तो यहाँ पे 3a, तो यहाँ पे असलरेशन कितना आ गया, g/3। असलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो देखो यहां से असलरेशन की वैल्यू आ गई g/3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, निकालना पड़ेगा, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो a1 और a2 की वैल्यू आई है। अभी हमने अभी असलरेशन ऑफ ब्लॉक निकाला है, लेकिन ये एक ही रोप के ऊपर थे इसलिए दोनों का असलरेशन सेम है, तो a1 और a2 की वैल्यू सेम होगी। यही क्या है, a1 एंड a2 यही है। तो अब हम इसको वहां पे पुट करेंगे। चलो पुट करो और फटाक से आंसर बताओ। तो a1 a2 आ गए, असोलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पता नहीं, ये आंसर नहीं है मेरे पास, भी ऐसी मन से बना दिया था। तो असलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मानस कितना है, तो हम लोग निकालते हैं असलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले वाले का मास कितना था, 2 इंटू असलरेशन प्लस 1 इंटू उसका असलरेशन अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो दोनों का असलरेशन आया है g/3, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर की तरफ असलरेट कर रहा है और एक नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ असलरेट करने वाले को हम क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा -g/3 और ये हो जाएगा g/3। तो असलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, नीचे 3 है, -2g/9 प्लस g/9। g/3 है ना, ये 2 + 1 3, तो कितना हो जाएगा ये असलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा ये -g/9 -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, तो -g/9, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, वो भी नेगेटिव में आंसर आ रहा है। आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो भी नीचे जा रहा है। और ये तो हमको पहले से पता था भाई, जहां पे ये ज्यादा वाला मास जाएगा सेंटर ऑफ मास भी उसके पीछे पीछे चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे वाले केस में पता है आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों में से जो भी मास हैवी होगा वो अपने साथ उसको नीचे ही लेके जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ मास क्या आएगा यहाँ पे, हमेशा नेगेटिव। एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था इसका आंसर, 4 ऑप्शंस पूछा था, उसमें से एक ही नेगेटिव में था। क्या उसको सॉल्व करने की जरूरत थी, नहीं, बिना सॉल्व किए वो चाहता था कि आपको ये पता हो कि भाई जो भी हैवी मास होगा वो नीचे ही जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास को अपने साथ नीचे ही लेके जाने वाला है। तो नेगेटिव देख के आप आंसर मार देते वहां पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक चीज देखते हैं। चलो, क्या किसी बच्चे को याद है कि अगर एक हमारे पास वेक्टर ए है और एक हमारे पास में वेक्टर बी है, सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, तो इसके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी। अच्छा, कितनों को याद है इसका आंसर, ए बी कॉस थीटा। तो ये हो जाता है क्या, ए बी कॉस थीटा। वही हमारे पास अगर ये दो वेक्टर हैं जिनका हमको क्या लेना है, स्केल, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हमको लेना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी
साइन थीटा। क्या कंप्लीट है? ए बी साइन थीटा, और पता है इसके साथ में एक एन कैप आता है। अब इसका ना रीजन समझो और दिमाग में एकदम बिठा लो। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से हमको कैसी वैल्यू मिलती है? स्केलर वैल्यू मिलती है, स्केलर वैल्यू जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या होता है, हमको एक ऐसी वैल्यू मिलती है जो कि खुद एक वेक्टर है, और अगर वो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। कई बार ना हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताते, हमको लगता है कि बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको डायरेक्शन पता है। अभी डायरेक्शन होती किधर है ये बताओ मुझे। ये डायरेक्शन किस तरफ होती है याद रखना। मान लो ये वो दो वेक्टर हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो वेक्टर है ना जिसमें ये पिन लगा हुआ है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वाला वेक्टर कौन सा है? ये वाला है। इसको भी आप लोग ना सर शार्प एज्यूम कर लो। शार्प वाला नहीं मिल गया? हाँ ये है, चलो मिल गया हमें। तो यहाँ पे देखो ये दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी कॉस थीटा, काम खत्म। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और उनके बीच का एंगल है। डॉट प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्केलर प्रोडक्ट में देखो, ध्यान से देखो और इसको याद रखना, अगली चीज में याद आएगा। तो जब इनका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी क्या आने वाला है? एक वेक्टर। और अगर आंसर वेक्टर आने वाला है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी। उसकी डायरेक्शन पता है कहां होती है? ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है, ये देखो ये हाथ है मेरा, इनका प्लेन हो सकता है ये हवा में ऐसे हो तो ये है उनका प्लेन, हो सकता है ये ऐसे हो तो ये है उनका प्लेन। तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है ना, वो इस पूरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो देखो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर कहां बना सकते हैं हम लोग? ये या ये। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो जो आंसर आता है उसकी एक डायरेक्शन होती है, इस दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर तो ये भी है और परपेंडिकुलर तो ये भी है। हम कैसे डिसाइड करें कि ये होगी डायरेक्शन कि ये होगी डायरेक्शन? याद है किसी को? हाँ हाँ सही 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 जा रहे हो। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो हम ऐसे डिसाइड करते हैं, मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो आप क्या करते हैं? ए की तरफ अपनी फिंगर्स को रखते हैं, ऐसे रखते हैं कि आप बी की तरफ घुमा पाए। तो जो थंब होगा ना वो बताएगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, आपको ए क्रॉस बी करना था, तो आपने क्या किया? जिसका नाम पहले है, किसका नाम पहले है? ए, तो उसकी तरफ अपनी फिंगर को रख लो और घुमाओ किसकी तरफ? जिसका नाम बाद में है। ये वेक्टर बी था तो इसकी तरफ मैंने घुमा दिया, तो जो थंब है ना ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। मान लो ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए होता, तब क्या मैं बी की तरफ ऐसा हाथ रखता? ऐसा रखता ना तो मैं ए की तरफ घुमा नहीं पाता। तो मैंने क्या किया? ऐसे करके रख लिया, अब घुमा लूंगा मैं ए की तरफ। तो देखो मैंने बी की तरफ अपनी फिंगर्स रख ली, ऐसे रखा कि मैं इसको ए की तरफ घुमा पाऊं। तो देखो थंब की डायरेक्शन कहां हो गई? नीचे। यानी कि इनका जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी? नीचे की तरफ। कितना समझ में आया? ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है वो अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए का किस तरफ होगा? डाउनवर्ड, ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगा। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं अब किस पे? टॉर्क पे। तो हेडिंग डालिएगा टॉर्क, हेडिंग डालिए टॉर्क, और इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। चलो एक बार और रिवाइज करते हैं पहले सारी चीजों को। जब हम लोगों ने लीनियर मोशन पढ़ा था और बाद में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन पढ़ा है, लीनियर मोशन में ये क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या लिख दूं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहां पे होती थी लीनियर वेलोसिटी, यहां पे क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहां पे होता था लीनियर असलरेशन, यहां पे एंगुलर असलरेशन अल्फा। यहां पे बॉडी को मूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता था? फोर्स।
फोर्स उसको मूव करता था या उसकी वेलोसिटी को कम ज्यादा करता था। यहां पे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा गोल गोल घुमाने के लिए? टॉर्क। टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाउ से। आप लोगों को याद आ रहा है इनके बीच में हम लोगों ने रिलेशन स्टेब्लिश किया था, एस इज इक्वल्स टू थीटा यार, बी इज इक्वल्स टू ओमेगा यार, ए इज इक्वल्स टू अल्फा यार। तो इनके बीच में भी क्या एफ इज इक्वल्स टू टाउ यार? नहीं नहीं नहीं, इनके बीच में रिलेशन अलग होगा, लेकिन हमको एक रिलेशन इसके बीच में निकालना है कि क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद यहां पे बॉडी का मास मैटर करता है, यहां पे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैटर करता है। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो आ जाते हैं हम लोग इस फैक्टर के ऊपर, टॉर्क। टॉर्क क्या चीज है? ठीक है। तो देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे ये जो पेन है, ये हमारी एक बॉडी है, इसको मैंने ना यहां पे ऐसा हिंज कर दिया है। हिंज करने का मतलब होता है जिसके अबाउट ये गोल गोल घूम सके। जैसे आपका दरवाजा जो है वो भी गोल घूम सकता है एक पॉइंट के अबाउट, तो वैसे ये है, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। ये देखो, ये है वो पेन, यहां पे मैंने इसको ना हिंज कर दिया है, कील ठोक के यहां पे लगा दिया है। ये बिल्कुल ऐसे रोटेट कर सकता है, जब मैं चाहूंगा तब ये रोटेट करेगा। अब देखो मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं, मेरे पास ना तीन अलग अलग आइडिया हैं इसको रोटेट करने के। इसको रोटेट करने के मेरे पास तीन अलग अलग आइडिया हैं। पहला आइडिया है कि मैं इसको यहां से फोर्स लगाऊं। दूसरा मेरा आइडिया है कि फोर्स ही तो लगाना है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट करेगा। चलो 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाता हूं। दोनों में से किस फोर्स के कारण ये रोटेट करेगा और इसके कारण नहीं करेगा? कभी दरवाजे को ऐसे करके ढकेल के देखना, ये दरवाजा ऐसा है ना आपके सामने, ऐसे ढकेलना, दरवाजा टूट जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं। समझ पा रहे हो ना? ये देखो दरवाजा है, ये ऐसे ऐसे करके खुलता है। मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये खुल जाता है, ऐसे लगाने पे बंद हो जाता है। कभी दरवाजे को ऐसे फोर्स लगा के देखना, खुलेगा, हमेशा के लिए खुल जाएगा वो, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये वाले फोर्स के कारण आपको रोटेशनल मोशन देखने मिल रहा है, लेकिन इसके कारण रोटेशनल मोशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी कि आपको फोर्स तो कैसा लगाना है? ट्रांसवर्स फोर्स लगाना है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री वाला जो फोर्स होता है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए। आप लोग देख लो, यहाँ पे ये इसका एक्सिस है, इसके ऊपर ये वाला फोर्स है कि नहीं? 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो वो रोटेट कर पा रहा है। और जो फोर्स 0 डिग्री बनाते हुए आ रहा है, देखो ये 0 डिग्री बनाया है तो इसमें कोई रोटेशन देखने नहीं मिलेगा। जो फोर्स 90 डिग्री बनाएगा उसमें आपको रोटेशन देखने मिलेगा। क्या इतनी बात याद रहेगी? तो इसके कारण रोटेशन होता है, इसके कारण रोटेशन नहीं होता है। तो क्या अगर आपसे कोई पूछे, इसको ट्रांसवर्स फोर्स कहते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या ट्रांसवर्स फोर्स के कारण हमेशा रोटेशनल मोशन होगा, हाँ या ना? हम्म, होगा, हमेशा मोशन होगा। हाँ, कब नहीं होगा? नहीं, मैग्नीट्यूड सफिशियंट है, मैग्नीट्यूड सफिशियंट है। नहीं, एक ही फोर्स लगा रहा हूं मैं, एक ही फोर्स लगाऊंगा, वो भी ट्रांसवर्स लगाऊंगा और एकदम भारी फोर्स लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा फोर्स। होगा ना? चलो, मैंने लगा दिया फोर्स, होगा रोटेशनल मोशन। अरे होगा ना, ट्रांसवर्स है, भारी भरकम है। आप ही लोगों ने तो बोला ना कि होगा, होगा इसमें ट्रांस रोटेशनल मोशन। नहीं होगा, यानी कि फोर्स 90 डिग्री तो लगाना है, पर कहां लगाना है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये आपके घर की चौखट है, ये आपके घर की चौखट है, इस पे ना दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा लगा, ये दरवाजा लगा है, और ये ना दो जगह से यहाँ पे इसमें हिंज्ड है, यहाँ पे कुंडी वगैरह लगी हुई है। आप एक काम करना, दरवाजे को खोल के इसको एक फिंगर से यहाँ पे ढकेलना, ये वाली लोकेशन पे, देखना दरवाजा पूरा खुल जाता है क्या। उसके बाद दरवाजे को वापस से लगाना। अब ना जितना क्लोज हो सके यहाँ पे एक फिंगर से फोर्स लगा के देखना। दरवाजा खोलने के लिए आपको सेम दरवाजा, आपको दोनों जगह से अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा। आप लोग स्पैनर लेने जाते हो पाना, जिससे नट खोल सकते हो, जितना लंबा होता है ना स्पैनर, उतना आसानी होती है।
हैंडपंप चला के देखें, हैंडपंप चलाया हो सब लोगों ने? कितने लोगों ने देखा भी है हैंडपंप? हैंडपंप को जितना किनारे से पकड़ के चलाओगे उतनी आसानी से कम फोर्स से आप चला सकते हो, और उसको जितना पास से पकड़ोगे ना उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो क्या रीजन है भाई? रोटेशन तो वहां पे भी होना चाहिए, रोटेशन इधर भी, फोर्स तो हम सेम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज पिक्चर में आती है, टॉर्क। वो जो टॉर्क है ना, वो ये देखता है कि आपने फोर्स कितना लगाया है और वहां उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे लगाया है। दोनों चीजों पे मैटर कर रहा है। देखो अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो रोटेशन होगा ही नहीं, मतलब फोर्स तो चाहिए। यहां तो मैंने फोर्स लगाया तो भी रोटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस भी चाहिए, और जितना डिस्टेंस होगा उतना बल्ले बल्ले। तो यहां से ना एक कंक्लूजन मिलता है हमको कि यहाँ पे फोर्स और रेडियस, इसको हम लोग ना रेडियस कह देते हैं। रेडियस क्यों? क्योंकि ये ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा तो ये उसके लिए रेडियस हो जाएगा ना। अगर ये गोल गोल घूमेगा, यहां से आपने फोर्स लगाई है, जब गोल गोल घूमेगा तो यही तो उसकी रेडियस होगी। तो फोर्स और रेडियस दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। कितना समझ में आ रहा है? तो यहां पे ना ये एक चीज डिफाइन करते हैं कि टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स। ये पूरा अभी ऑब्जर्वेशन पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस नहीं लिखा, मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा, उसका रीजन अभी पता चलेगा आपको। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा लिखने के पीछे मेरा लॉजिक ये था कि देखो यहां पे मान लो ये है हमारी वो बॉडी, और इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ये वाला एफ। मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं एफ। ये है इसका एक्सिस, इसने यहां से एंगल बनाया हुआ है थीटा। क्या इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट ले सकते हैं? बड़े आराम से ले सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? एफ कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। देख के बताओ जरा किसके कारण ये मूव कर रहा है? एफ साइन थीटा के कारण रोटेट करेगा ये देखो ये ऐसा लगा हुआ है। एफ साइन थीटा जो नीचे लग रहा है ना वो इसको रोटेट करेगा। रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो, हमें अभी मतलब नहीं है, हमें मतलब है रोटेशन होना चाहिए। तो बताओ एफ कॉस थीटा इसको रोटेट कर रहा है कि एफ साइन थीटा? एफ साइन थीटा इसको रोटेट कर रहा है। एफ साइन थीटा इसको रोटेट कर रहा है। तो यहां पे बताओ टॉर्क इज इक्वल्स टू, मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो है आर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है आर। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा फोर्स रोटेट कर रहा है इसको? दो फोर्स लगे ना, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। कौन सा फोर्स रोटेट कर रहा है इसको? एफ साइन थीटा इसको रोटेट कर रहा है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है? आर। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा इंटू आर। तो देखो यहां पे मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लिखी है? मेरे को तो परपेंडिकुलर फोर्स लिखना चाहिए था। ये वाला फोर्स कौन सा है? ये तो परपेंडिकुलर फोर्स है ना। देखो चीजों को समझो, मैंने क्या लिया है? परपेंडिकुलर वाला फोर्स लिया है, और यहां पे क्या लिख रहा हूं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिया हूं फोर्स को परपेंडिकुलर और लिख किसको रहा हूं? डिस्टेंस को परपेंडिकुलर। सोचो सोचो। चलो इसका रीजन ये है कि हम लोग ना एक्चुअली डिस्टेंस को ही परपेंडिकुलर लेते हैं। हम लोग का जो इसको एज्यूम करने का तरीका है, सर मुझे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिख रही है, तो उसको मैं दिखाता हूं आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। एक ही बार देखेंगे, समझ जाएंगे, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है? तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखो ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसा आ रहा है, इसको मैं इधर ये कहीं पीछे से ऐसा आ रहा है, ये ऐसा, इसका लाइन ऑफ एक्शन यही है। अब ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसके ऊपर आपको क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो इसके ऊपर देखो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये देखो 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। और हमको क्या लेना है? यही लेना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल के देखते हैं।
अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी थी यहां से लेके यहां तक का? ये तो आर थी। ये एंगल कितना था थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अगर ये एंगल थीटा और ये देखो आर है, तो इसका साइन थीटा निकाल के देखो कितना होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यही तो डिस्टेंस चाहिए थी हमको, यही वाली डिस्टेंस, इसको मैंने एक्स मान लिया, फॉर्मूला है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है जिसको मैंने एक्स मान लिया है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा, ये है मेन आर साइन थीटा। हम लोग जो यहाँ पे ये लिख रहे हैं ना, पता है इसकी एक्चुअल पिक्चर क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा, ये है एक्चुअल जो दिख रहा है ऐसे। कौन बार बार परपेंडिकुलर ड्रॉ करे और उसको निकाले बार बार और आर साइन थीटा लिखे, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, फोर्स ना परपेंडिकुलर वाला ले लेते हैं, आपको कभी भविष्य में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम लोग लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो आप चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के उसको फोर्स में मल्टीप्लाई करो, चाहे नॉर्मल वाली डिस्टेंस से आप परपेंडिकुलर वाले फोर्स को मल्टीप्लाई करो, आपको रिजल्ट तो सेम मिल रहा है ना। तो हम लोग क्यों माथा पच्ची करेंगे, हम लोग जो फोर्स लग रहा है ना उसी को रिजोल्व करेंगे और बात खत्म। क्या इतना क्लियर है, फॉर्मूला तो सेम ही है, एफ इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब यहां पे देखो एक चीज, एफ इज टाउ इज इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा। आप याद करो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ये जो रेडियस आप दिखा रहे हो ना, ये रेडियल वेक्टर है, रेडियल वेक्टर, क्योंकि जब ये घूमेगा ना तो ये अभी इधर है, थोड़ी देर बाद ये इधर हो जाएगा, तो इसको हम लोग रेडियल वेक्टर कहते हैं। दिख रहा है भले हमको रेडियस, पर क्या है, रेडियल वेक्टर, क्योंकि समय के साथ ये चेंज होता जा रहा है। जो भी चीज टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज कर रही है मतलब क्या है, वो एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। तो रेडियल वेक्टर और फोर्स, फोर्स और रेडियल वेक्टर, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो उसके साथ में साइन थीटा दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो अभी अभी आप लोगों ने चीख चीख के बताया था मुझे कि सर जब भी साइन थीटा होता है ना तो वो कैसा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। चीजें समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए ना हमको एक तो फोर्स चाहिए और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि एक टॉर्क नाम की चीज है, वही इन दो इसको रोटेट कर सकती है। और टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो उन्होंने ये फॉर्मूला बोला कि बच्चों इसको याद कर लो, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप एक चीज देखो, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए ना आपको एक फिक्स टॉर्क की जरूरत होती है कि भैया हमको ना 100 यूनिट टॉर्क दोगे तभी ये दरवाजा खुलेगा। तो देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको टोटल 100 चाहिए। अगर आप फोर्स बहुत ज्यादा लगा सकते हो तो दरवाजे को एकदम पास से भी खोल सकते हो कम रेडियस से। लेकिन अगर आप फोर्स ज्यादा नहीं लगा सकते, फिंगर से देखना दरवाजा यहां से धकेलोगे तो नहीं खुलेगा, कम फोर्स में खोलना है तो आप अपनी डिस्टेंस को बढ़ा लो। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये उन्होंने फॉर्मूला बता दिया। तो उन्होंने जब ये फॉर्मूला बताया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने देखा टाउ इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा इंटू आर, ये हमारा फोर्स था और वो डिस्टेंस थी। तो टाउ इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ आर साइन थीटा। तो टाउ का ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन हमको ये भी पता है कि जब भी साइन थीटा आता है ना तो वो कैसा प्रोडक्ट होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम लोगों ने यहां पे लिखा टाउ इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से यहां पे क्या लिखेंगे भाई, जब ए बी साइन थीटा था यहाँ पे, देखो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट उतना है, तो मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी है, आपको ये बताना है कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, एफ क्रॉस आर। लेकिन हम इसको नहीं लेते, साइंटिस्ट लोगों ने बोले इसके बाद क्या करो, आर क्रॉस एफ लो, क्योंकि भैया इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हम एफ क्रॉस आर की डायरेक्शन में टॉर्क को एज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग ना आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में टॉर्क को एज्यूम करेंगे। तो देखो ये एफ आर साइन थीटा है, इसको आप लोग लिखोगे ना, अगर एफ क्रॉस आर,
तो इसका भी आंसर कितना होगा, एफ आर साइन थीटा। और अगर लिखोगे आर क्रॉस एफ, अगर आप लिखोगे इसको आर क्रॉस एफ, तो इसका भी आंसर कितना आना है, एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, कुछ भी बोलो। बस दोनों में फर्क क्या आएगा ये बताओ, कोई होनहार बच्चा बताएगा। डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा। एफ क्रॉस आर, ये देखो ये है हमारा, ये भी ऐसे ही दिख रहा है ना आपको, ये इस डायरेक्शन में आर दिख रहा है, इस डायरेक्शन में एफ दिख रहा है, इस डायरेक्शन में आर है, वो देखो इस डायरेक्शन में आर है और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो अगर हम एफ क्रॉस आर निकालेंगे तो हमको हाथ ऐसा रखना पड़ेगा, आर की तरफ घुमाएंगे तो ये टॉर्क आपकी तरफ आ रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ है, आपकी तरफ। लेकिन हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि हम लोग क्या करेंगे, हमेशा आर क्रॉस एफ इसको एज्यूम करेंगे। ये कहीं से आया नहीं है, ऐसा हमने एज्यूम किया है कि हम लोग ना आर की तरफ फिंगर रखेंगे और एफ की तरफ घुमा देंगे। देखो टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, मेरी तरफ। तो हम लोगों ने ये एज्यूम करके रखा हुआ है, इसमें कुछ प्रूफ जैसी जरूरत नहीं है। उन लोगों को एक डायरेक्शन चूज करना था, जैसे ग्रेविटी के केस में उन्होंने बोला कि नीचे जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। वैसे उन्होंने ये बोला कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी, आर क्रॉस एफ के वेक्टर की तरह होगी, बात खत्म। तो लिखिएगा, अभी टॉर्क की डेफिनेशन नहीं लिखी ना हमने, हेडिंग डाल ली। लिखिएगा, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स about the axis of rotation, about the axis of rotation is called torque, is called torque, or moment of force due to, moment of force due to given force, due to given force। फिर लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, ये वाली लाइन, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म लिखिएगा, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये वाला, ये जो नीचे लिखा हुआ है। कि कैसे आया ये तो समझ गए हम लोग, कैसे वहां पे साइन थीटा आया था, क्योंकि भाई जो 90 डिग्री वाला फोर्स रहता है ना, उसी के कारण रोटेशन होता है, इसलिए फोर्स की जगह हमने एफ साइन थीटा लिखा इनटू आर। तो जब भी साइन थीटा होता है वो एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। बच्चे बोलते हैं सर इसमें एफ क्रॉस आर क्यों नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने स्क्रू टाइट किया है पेचकस की हेल्प से? जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो किस तरफ जाता है? अब देखना, जैसे कि ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको मैं ऐसे करके घुमा रहा हूं क्लॉकवाइज, तब ये किधर जाएगा, नीचे जाता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर जाता है। अब भाई साइंटिस्ट लोगों ने यही बोला ना कि भाई काम करो, एक जैसा सबको बनाते हैं, कि जब आप उसको ऐसा क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो नीचे जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो खुल जाएगा। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो कि इसके अपोजिट होती है, बता सकते हैं? स्पेशली गर्ल्स, आप लोग को बताना चाहिए। मम्मी लोग जो कान में बाले पहनते हैं ना, वो उल्टा होता है। जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो खुलता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो वो बंद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना वो पीछे की तरफ होता है, डायरेक्शन का सेंस हमको अपोजिट हो जाता है, इसलिए क्या किया गया है, उसको उल्टा बनाया गया। तो याद रखना। तो भाई वहां पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ना उसको उस तरीके से डिजाइन किया है। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से ही हम इसको बनाते हैं। तो ये उन्होंने एज्यूम कर लिया है कि इसकी डायरेक्शन भाई
या तो ऐसी भी हो सकती है या तो ऐसी भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग एक जैसी डायरेक्शन बनाए, इसलिए उन्होंने बोला हमेशा आर क्रॉस एफ लेना। देखो अगर वो यहीं तक के छोड़ देते तो कोई बच्चा ये भी लिख सकता था, कोई बच्चा ये भी लिख सकता था। ये लिखेगा तो डायरेक्शन इसकी ऊपर, ये लिखेगा तो डायरेक्शन इसकी नीचे, सबका आंसर गलत गलत हो जाता। तो उन्होंने बोले यार सब लोग एक काम करो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आर क्रॉस एफ ये लेंगे और इसकी जो डायरेक्शन आएगी, अब देखो इस तरफ रेडियस है और इस तरफ फोर्स है मान लो, तो रेडियस की डायरेक्शन मैंने फिंगर्स रखी, फोर्स की तरफ कर्ल कर दी, अंगूठा कहां नीचे, मतलब टॉर्क कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। आप देखना जब भी आप किसी स्क्रू को गोल गोल घुमाते हैं या उसको स्पैनर की हेल्प से ऐसे घुमाते हैं, तो देखो ये रेडियल वेक्टर, ये आपका फोर्स, इस तरफ रेडियस थी, ये देखो इस तरफ रेडियस थी और इस तरफ आपने लगाया है फोर्स, लेकिन वो जाता कहां है, ऊपर या नीचे जाता है। तो इस तरफ थी रेडियस और इस तरफ आपने लगाया फोर्स। ये देखो ये है ना स्पैनर, इसको मैं क्या करता हूं, जैसे कि इस नट को मेरे को खोलना है, तो मैंने स्पैनर इसके ऊपर रखा, ये क्या हो जाएगा रेडियस, और फोर्स ऐसे लगाऊंगा ना, तो देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स, दोनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में रेडियस और फोर्स, लेकिन ये कहां जाता है ऊपर या कहां जाता है नीचे। तो टॉर्क का इफेक्ट आपको देखने मिल रहा है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इमेजिन हो पा रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोले थे जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो ये खुलना बंद होना चाहिए। तो ये कहां से उनको ब्रह्मा जी ने तो बताया नहीं, उन्होंने खुद ने डिसाइड किया था कि जब भी क्लॉकवाइज घुमाओ तो भाई बंद होना चाहिए, दैट्स इट। तो आर क्रॉस एफ ई क्या होती है, टाउ की डायरेक्शन होती है, ये हम लोगों ने याद कर लिया। चलिए लिखिएगा, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देख के बताओ। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर। तो लिखिएगा टॉर्क के नीचे एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टू माइनस टू, क्योंकि फोर्स का कितना होता है एम एल टी माइनस टू, और इसका कितना होता है एल, तो टॉर्क का कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो डायमेंशंस पूछते हैं भाई, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, एक्सियल ए एक्स आई एल, एक्सियल वेक्टर है ये। देखो जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा होता है, यहां से आप पूरा पानी को घुमा रहे हो लेकिन नट ऊपर जाता है, इसके एक्सिस के अलोंग ही टॉर्क का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो लिखिएगा टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द plane containing, to the plane containing वेक्टर r एंड वेक्टर f, उनके ऊपर में लाइन लगा लेना बस, containing वेक्टर r एंड वेक्टर f, full stop. its direction is given by its direction is given by right hand screw rule, इसी को हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। क्योंकि देखो जब इसको हम ऐसे टर्न करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, तो राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, तो चलो आप बोलोगे सर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, वो रिलेशन तो हमको अभी तक के दिख नहीं रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, जाते जाते क्या हम लोगों ने यहां से यहां तक का रिलेशन पता कर लिया है, हम लोग ना ये पता कर लेते हैं। तो देखो अभी अभी आप लोगों ने लिखा है टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर, हम लोग स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, इसलिए साइन थीटा वाइन थीटा कुछ नहीं, एफ इंटू आर। क्या कोई बच्चा बताएगा फोर्स क्या होता है, मास इंटू असलरेशन इंटू आर। क्या कोई बच्चा बताएगा मास को मैं, अब देखो लीनियर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ एंगुलर हो रहा है, तो लीनियर असलरेशन का कोई काम नहीं, एंगुलर असलरेशन का काम है। तो ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा आर। तो देखो मैंने लिख दिया एम, ए की जगह पे अल्फा आर इंटू आर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ। देखो आर आर एक साथ है तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा,
भाई 2 बार आर हो गया ना, तो आर का स्क्वायर इंटू अल्फा। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला याद आ रहा है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला अगर आप लोग याद करोगे तो वो कैसा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला कैसे आया पता चला ना, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियस। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा आर, आर का स्क्वायर हो गया, ये ऐसा बन गया। यहां आने के बाद में रुक गया और मैंने देखा कि एक फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा था आज से 200-250 साल पहले, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन दोनों फॉर्मुलेज को ना कंपेयर करो। ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, एक्सेलरेशन। ये कौन है, घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल आदमी, ये क्या है, मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल आदमी। तो फॉर्मूले सेम टाइप के दिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तब हमने एक और चीज डिस्कस की थी, जिसके पास ज्यादा मास उसके पास ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया, एक साइकिल को आपको धकेलने में ज्यादा फोर्स लगेगा और एक नहीं, एक कार को ढकेलने में आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, साइकिल को कम। क्यों, क्योंकि साइकिल के पास कम इनर्शिया है। तो मास क्या बताता है, इनर्शिया, जितना मास उतना इनर्शिया। तो देखो यहाँ पे ये हमको बता रहा है कि ये इनर्शिया वाला कंपोनेंट है, तो ये भी कैसा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इनर्शिया वाला। जो भी बचा, घुमाने वाला, एक्सेलरेशन, तो जो बचा वो कौन सा है, इनर्शिया वाला। तो हमने ना ऐसा एजम्पशन बनाया कि ये जो है ना, ये इनर्शिया वाला पार्ट है। ये तो भाई सिंपल हमारा प्यारा सा इनर्शिया था जिसको हम जानते हैं। ये वाला जो इनर्शिया है ना, नया नया आया है अभी पिक्चर में, और इसी को हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगली क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या था, इनर्शिया, और ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फॉर्मूला भी देख लिया, और हमने टाउ और एफ के बीच में क्या पॉसिबल रिलेशन है वो भी हम लोगों ने देख लिया। टॉर्क का हम लोगों ने आज फॉर्मूला भी निकाल लिया है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए लिखते हैं, वैसे टाउ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आई अल्फा। अल्फा क्या, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली, एक्सेलरेशन इनटू इनर्शिया, एक्सेलरेशन इनटू इनर्शिया। तो सेम टाइप के फॉर्मूले, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो अगली क्लास में हम लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम उनके सेपरेट सेपरेट फॉर्मूले भी बताएंगे। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। उसके बाद आई का फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो इसके बारे में हम लोगों को अगली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। बहुत अच्छा डिस्कशन होगा आई के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो अगली क्लास को मिस नहीं करना है, और ये फॉर्मूले एटलीस्ट याद करके आना है अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो सारी चीजें याद होनी चाहिए, सारे रिलेशंस। अगली क्लास में हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या हो जाएगी, कोई बच्चा देख के बता सकता है? केजी मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, केजी मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल 2। टाइम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों जो ऑनलाइन है।